नमस्कार दोस्तों। लोह धातु का संक्षारण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पर आधारित छोटे या बड़े प्रश्न पूछे जाते। अधिकतर बच्चों को लोह धातु के संक्षारण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को याद रखने में कठिनाई आती। रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में नहीं आती। अगर आप रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना और इसमें बताई गई रासायनिक समीकरण को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब लोहा जल के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो लोहे पर जंग बनती और यह जंग अस्थायी होती है। अस्थायी होने का मतलब यह जंग इस लोहे की सतह पर टिकती नहीं है, इस सतह से अलग हो जाती है। और जब यह सतह से अलग होती है तो अंदर का लोहा जल और वायु के संपर्क में आता है और फिर से जंग बनाता है। फिर जंग अलग हो जाती है, फिर अंदर का लोहा जल और वायु से क्रिया करता है और जंग बनाता है। ऐसा होने पर लोहे से बनी वस्तुएं कमजोर हो जाती। एल्यूमीनियम धातु सीधे वायु से क्रिया करती और वायु से क्रिया करने पर इसकी सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत बनती। एल्यूमीनियम की संयोजकता 3 होती, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती। इन दोनों की क्रिया से Al2O3 एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनता है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड की यह परत स्थायी होती, मतलब टिकाऊ होती। इस एल्यूमीनियम की सतह से यह परत अलग नहीं होती, तो अंदर का एल्यूमीनियम सुरक्षित रहता है। इस एल्यूमीनियम का संक्षारण नहीं होता है। यहां तो सुरक्षा हो जाती है, परंतु यहां सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि यहां पर जंग अस्थायी होती है, लोहे से अलग होती रहती है। तो जंग लगने पर लोहा कमजोर होता है, परंतु एल्यूमीनियम का संक्षारण होने पर उसके चारों ओर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह परत स्थायी होती है, तो अंदर का एल्यूमीनियम इस वायु के संपर्क में नहीं आ पाता। यह परत अंदर के एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाती। संक्षारण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, शुष्क और नम संक्षारण। शुष्क का मतलब होता है सूखा। यह संक्षारण जल की अनुपस्थिति में होता है। जब धातु की सतह वायु में उपस्थित गैसों के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया करती, सीधे अभिक्रिया करती, तो इसे शुष्क संक्षारण कहा जाता है। परंतु जब धातु की सतह इन गैसों के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करती, तो इसे नम संक्षारण कहा जाता है। नम का मतलब नमी होता है और नमी का मतलब जल होता है। वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें होती, इसे नमी कहा जाता है। जल की अनुपस्थिति में धातु की सतह सीधे गैसों के साथ क्रिया करती है, शुष्क संक्षारण। और जल की उपस्थिति में धातु की सतह गैसों के साथ क्रिया करती है, नम संक्षारण। आयरन धातु का टुकड़ा और इसकी सतह पर जल की बूंद उपस्थित है। जल में बहुत कम मात्रा में H+ और OH- आयन होते हैं और ये आयन जल के स्वतः आयनन से बनते हैं। जल का स्वतः आयनन होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें CO2, ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। CO2 जल के साथ क्रिया करती है और कार्बनिक अम्ल बनाती है। अम्ल जल की उपस्थिति में आयनों में टूट जाता है, H+ आयन और कार्बोनेट आयन।
CO2 जल के साथ क्रिया करती और कार्बनिक अम्ल बनाती। CO2 की संरचना इस तरह से बनाते हैं, जल की संरचना। इन दोनों में से एक बंध टूट जाता है, इसी तरह यहाँ पर एक बंध टूट जाता है। जल के अणु में दोनों बंध टूट जाते हैं। ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाती है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनता है और कार्बनिक अम्ल जल में आयनों में टूट जाता है। हाइड्रोजन का धन आयन और कार्बोनेट ऋण आयन। सतह पर उपस्थित आयरन धातु का ऑक्सीकरण होता है। आयरन धातु का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है। वह स्थान जहां पर ऑक्सीकरण होता है उस स्थान को एनोड कहा जाता है। तो यह स्थान एनोड होता है। यहाँ पर हम 2 आयरन के परमाणु लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आगे हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। इस कारण यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा। आयरन का प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है और Fe+2 धन आयन बनाता है। चूंकि यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो बनने वाले धन आयनों की संख्या भी 2 होगी। तो एनोड पर आयरन का ऑक्सीकरण होता है। प्रत्येक आयरन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देकर Fe+2 आयन बनाता है। यहाँ पर इनकी संख्या को 2 कर देते हैं तो प्राप्त धन आयन की संख्या 2 हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। दिए गए इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण करती, ऑक्सीजन जल में घुल जाती है और यह ऑक्सीजन इन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती और इसी के साथ ऑक्सीजन H+ आयनों के साथ क्रिया करती और जल बनाती। वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस स्थान को कैथोड कहा जाता है। तो यह स्थान कैथोड होता है। कैथोड किसी भी स्थान पर हो सकता है, एनोड किसी भी स्थान पर हो सकता है। बस इतना याद रखो कि वह स्थान जहां पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वह कैथोड होता है। तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखते हैं। कैथोड पर ऑक्सीजन H+ आयनों के साथ क्रिया करती है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जल बनाती। जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतने ग्रहण किए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर हम 4H+ लिख देते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते हैं तो इसके आगे 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 होती और यहाँ पर भी 2 होती, तो ऑक्सीजन संतुलित है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और कैथोड पर अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक सेल की तरह होता है। मतलब यहाँ पर लोहा एक सेल बन जाता है। ये दोनों अर्ध अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, तो इन अभिक्रियाओं को जोड़कर हम पूर्ण अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अभिकारक के साथ अभिकारक को जोड़ते हैं, उत्पाद के साथ उत्पाद को जोड़ते हैं और जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। 2Fe O2 4H+, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, उत्पाद को जोड़ते हैं
और जल का अणु। दोस्तों जाना मत, अभी इस पर जंग लगना बाकी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। Fe+2 आयन ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करते हैं और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में H+ आयन बनते हैं और इसे हम संतुलित कर देते हैं। 2 Fe+2 आयन 1/2 O2। 1/2 O2 का मतलब O2 में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और जब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परमाणुओं की संख्या 1 हो जाती है। यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो वहाँ पर 4 लिख देते हैं। आयरन के 2 परमाणु, यहाँ पर भी 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु और जल के 2 अणुओं में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो कुल ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है और यहाँ भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है। अगर आप चाहते हो कि 1/2 O2 ना लिखें तो आप इसे 1 O2 भी लिख सकते हो। इस 1/2 को 1 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 हो जाता है। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाता है। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाता है और इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे भी, तो यहाँ 8 हो जाता है। तो इस तरह भी आप समीकरण को लिख सकते हो। इस अभिक्रिया में Fe+2 आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। Fe2O3 इसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है तो निकालते हैं। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लेते हैं। चूंकि यहाँ पर आयरन के 2 परमाणु होते हैं तो इसे हम 2X मान लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमें पता होती -2 होती। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो तीनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी -6। किसी भी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग उस अणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यह उदासीन अणु है और यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो 0 आवेश है। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 2X, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -6 और इनका योग करते हैं और यह योग 0 के बराबर होता है। अब आप X का मान निकाल सकते हो। 2X - 6 = 0, तो 2X = +6, X = +6/2, तो ऑक्सीकरण अवस्था आयरन की +3 होगी। यहाँ से यहाँ तक जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती। आयरन Fe+2 अवस्था से Fe+3 अवस्था में बदल जाता है। इस दौरान यह धनायन 1 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीकरण होता है। आपको केवल समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर Fe+2 Fe2O3 में बदल जाता है। यहाँ पर बना Fe2O3 जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है और जल योजित आयरन ऑक्साइड बनाता है। जब आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है तो इसे फेरस कहा जाता है, परंतु
इस आयरन ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। +3 अवस्था में आयरन को फेरिक कहा जाता है। तो इस यौगिक का नाम फेरिक ऑक्साइड है और यह जल के अणुओं के साथ जुड़ा होता है, तो इसे जल योजित फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो इसे हम X मान लेते हैं और इसी को जंग कहा जाता है। जंग लाल भूरे रंग की होती है, जंग का रंग लाल भूरा होता है।